जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा अष्टम का विषय सामाजिक विज्ञान है। पुस्तक है हमारे अतीत भाग 3 अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारी यहाँ शासन व्यवस्था में बदलाव किया, किस तरह से उन्होंने बंगाल की दीवानी हासिल की, किस तरह से अंग्रेजों ने उत्तर और दक्षिण भारत के भागों में है जो भूमि सुधार कार्यक्रम, जिसको स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी और रैयतवाड़ी शुरू किए। इतना सब कुछ करने के बाद भी अंग्रेजों को अपना लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, उल्टी उनके सामने कई तरह की परेशानियां भी आती गई। उन्हीं परेशानियों को सामना करते हुए वो अपने जो लक्ष्यों को निर्धारित कर रहे थे और अपने हैं जो धीरे धीरे अपना राजस्व इकट्ठा करने के कार्यों में आगे बढ़ रहे थे। उन्हीं चीज़ों में एक है कि अब अंग्रेजों ने भारतीय फसलों पर विश्वास करना बंद कर दिया है। अंग्रेजों ने अब यूरोप के लिए फसलें बनी, यानी अंग्रेज अब वही फसल बोएगी, वही फसलें बोई जाएगी जिनकी मांग यूरोप में है। क्या है? यूरोप में हो। जो फसलें बोई जाएगी भारत में, उनके लिए प्रयास किए जाएंगे जिन फसलों से यूरोप की मांग बढ़े। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। और 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर, और वो यूरोप की ज़रूरतों की जो फसलें थी वो थी 18वीं सदी में। 18वीं सदी तक उन्होंने दो फसलों का मुख्य तकाजा किया, वो थी अफीम और नील। कौन सी? नील। नील से कपड़ा उद्योग में और अफीम में जो औषधि, इसमें औषधियों में जो काम में आने वाली फसलें थी। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेजों ने देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर किया। जैसे बंगाल में पटसन, किसके लिए? बंगाल में पटसन, जूट, क्या? जूट उद्योग। असम में चाय, क्या? असम में चाय उद्योग के लिए उसने प्रयास किए। और संयुक्त क्रांति, कौन सा? संयुक्त क्रांति में गन्ना। संयुक्त क्रांति को उस समय अब वर्तमान का यूपी, कौन सा? उत्तर प्रदेश को संयुक्त क्रांति कहते थे आजादी से पहले। पंजाब में गेहूं, क्या? पंजाब में गेहूं। महाराष्ट्र और गुजरात में कपास के लिए है जो इन्होंने प्रयास किए। और मद्रास से चावल, कौन सा? मद्रास से चावल। और दक्षिण भारत से, कौन से? दक्षिण भारत से उन्होंने मसाले, क्या? मसालों के लिए अपने प्रयास जारी रखे थे। ये सब कैसे किया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। उसी को आज हम एक उत्पादन की एक ऐसी पद्धति को अपनाई जिसको आज हम पढ़ेंगे। क्या रंग भी कोई इतिहास है? क्या है? रंग भी कोई इतिहास है। क्या रंग भी कोई इतिहास है? रंग का भी कोई इतिहास है नील के लिए। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के में एक पेज संख्या 30 पर दो चित्र दिए गए हैं, चित्र संख्या 5 और 6। ये एक भारतीय क्षेत्र में बने हुए कपड़ों के चित्र हैं जिनके बारे में यहाँ दिया गया है कि तस्वीर भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बने गए कमलकारी छापे दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम्स मॉरिस द्वारा बनाए गए फूलों वाले छापे हैं। दोनों में एक समान बात है, दोनों ही गहरे नीले रंग का
इस्तेमाल किया गया। आमतौर पर उसे नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ये किस तरह से पैदा किए जाते हैं? रंग के लिए नील की खेती की गई। किसके लिए? रंग के लिए नील की खेती की गई। ये नील कृषि फसल है। क्या है? कृषि फसल है। तो इसकी कैसे खेती की गई उसके बारे में आज हम जानेंगे। क्या करेंगे? आज हम नील के बारे में जानेंगे। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई देता है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला गया जाता है। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापों के इस्तेमाल में किया गया नीला रंग भारत से गया होगा। उससे उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया है। उस समय भारत दुनिया में सबसे बड़ा नील का और भारत नील के सबसे बड़ा स्रोत था। इसमें दुनिया नील के लिए। इसके लिए नील के लिए। इसके लिए नील के लिए दुनिया में और दुनिया भर में हमारी नील प्रसिद्ध थी। अब इस भारतीय नील की मांग क्यों थी? 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 नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके में होता है। कहाँ होता है? उष्णकटिबंध में होता है। और 13वीं सदी से तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादन इकाइयों के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल होता था। ये एक उष्णकटिबंधीय है। कैसा पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा। कैसा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसकी दुनिया के कई जगहों पर मांग थी। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप के बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी और ये बड़ा कीमती थी। ऊंची कीमत में बिकता था। क्या था? ऊंची कीमत में बिकता था और इसकी मांग सर्वाधिक थी। मांग ज्यादा थी तो कीमत अपने आप ही ज्यादा थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा बाजारों उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वॉर्ड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। और यूरोप में भी एक रंग का पौधा था। क्या था? यूरोप में भी रंग का एक पौधा था। रंग के लिए एक पौधा काम था, वो था वॉर्ड। क्या था? वॉर्ड। कौन सा पौधा था? है जो यूरोप में एक पौधा था जिसका नाम था वॉर्ड। उसका प्रयोग होता था। क्या होता था? उसका प्रयोग। लेकिन वो उतना चमकीला नहीं था। क्या नहीं था? भारतीय नील जैसा चमकीला नहीं था। और ये शीतोष्ण क्षेत्र में ये कैसा था? शीतोष्ण। वॉर्ड कैसा था? शीतोष्ण पौधा क्षेत्र में उगने वाला पौधा था। इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मन और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता और नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वॉर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर, जब भारतीय नील ज़्यादा उसमें महत्व रखता था, इसलिए यूरोप बाजारों में वहाँ के निर्यातकों पर रोक लगाने की मांग की व्यापार। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता, जबकि वॉर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका रहता था। 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा बाजारों ने नील के आयात पर पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिनिक में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए। बागान कहते हैं एक विशाल खेत जिस पर बाग मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। ये कॉफी के होते हैं, गन्ना के होते हैं, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागवानों, यानी जिस बड़े क्षेत्र पर एक ही तरह की कृषि की जाती है और उसके लिए एक व्यवस्था होती है, वो बागान कहलाती हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई और ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण का शुरुआत हो चुका तो उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ और अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया
का नील उत्पादन आधा रह गया था। अब अंग्रेजों की मांग बढ़ने लगी। क्या हो गई? कपास का उत्पादन बढ़ने से कब? 17वीं शताब्दी में। क्या? 17वीं शताब्दी में, 17वीं सदी में कपास का उत्पादन बढ़ा तो नील की मांग बढ़ी। क्या बढ़ी? नील की मांग बढ़ी। क्या बढ़ी? मांग बढ़ी। नील की मांग बढ़ी। नील की मांग बढ़ी और 1783 से कब? 1783 से 1789 तक दुनिया में नील की है जो उत्पादन कम हो गया। दुनिया में नील का उत्पादन आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। 50% ही रहा। बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे कि अब नील कहाँ मिलेगी। भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ने लगी। अब भारत के लिए, ब्रिटेन वाले नील के लिए। यूरोप में नील की बढ़ती मांग देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती को है जो बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में बंगाल में नील की खेती फैलने लगी और 18वीं सदी में बंगाल में उन्होंने नील की खेती शुरू की। क्या की? नील की खेती शुरू की। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया और 1788 में ब्रिटेन का आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था। और 1788 में जो निर्यात हुआ, वो ब्रिटेन को जो निर्यात हुआ वो 30% हिस्सा था। कितना था? 30% हिस्सा था भारतीय नील का। किसका? भारतीय नील का। भारतीय नील का हिस्सा 30% था। कितना था? 30% हिस्सा था। लेकिन 1810 में वो 95% हो गया। कितना हो गया? 1810 ईस्वी में वो हिस्सा, निर्यात का हिस्सा है जो ब्रिटेन के लिए 95% हो गया। क्या हो गया? 95% हो गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट भी नील उत्पादन में पैसा लगाने लगे। अब जब ये व्यापार बढ़ा तो कंपनी के अफसर भी अपना ये धंधा शुरू कर लिया और जो व्यापारिक एजेंट थे उन्होंने भी नील में पैसा लगाने। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए सरकारी नौकरियां छोड़ दी। जो ब्रिटेन से यहाँ लोग आते थे नौकरी के लिए, कंपनी की नौकरी कर रहे थे, उन्होंने भी अब उस नौकरी में दिलचस्पी कम होने लगी और वो भी हैं जो सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा अपना निजी व्यवसाय नील की करने लगे क्योंकि उसमें उनकी आमदनी ज़्यादा थी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी ने नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार हो गए। अब है जो नील की खेती के लिए उन्हें कई तरह के कर्जे लिए और कंपनी की शुरुआत की। धन्यवाद। कल हम इससे आगे का पढ़ेंगे कि नील की खेती कैसे होती थी। धन्यवाद।